हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोग स्कोप ऑफ बायोस्टैटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके जो भी कार्य क्षेत्र वगैरह है या फिर इसके अवसर वगैरह स्कोप वगैरह है, किन किन के अंदर जो बायोस्टैटिक्स वगैरह है इसका स्कोप वगैरह है, तो उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना गाइस वगैरह। तो चलो हम आज का सेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर स्कोप ऑफ बायोस्टैटिक्स वगैरह, इसके अंदर जो इसका कार्य क्षेत्र वगैरह या अवसर वगैरह की बात हो रही है, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इसके जो अवसर वगैरह है किन किन क्षेत्रों के अंदर इसके जो बायोस्टैटिक्स वगैरह है, तो इसके अवसर वगैरह किन किन क्षेत्रों के अंदर है, किसके अंदर इसका स्कोप वगैरह काफी है। तो इसके अंदर काफी प्रकार से स्कोप वगैरह है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स वगैरह है, तो इसके अंदर भी काफी स्कोप वगैरह है इसका। तो उसके बारे में जनरली देखते हैं संख्या और अर्थशास्त्र वगैरह, सॉरी सांख्यिकी और अर्थशास्त्र वगैरह, यानी कि स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स वगैरह। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो बायोस्टैटिक्स वगैरह है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर जिसको कहा जाता है अर्थशास्त्र वगैरह, तो इसके अंदर क्या इसका स्कोप वगैरह है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में गहरा संबंध वगैरह है, जो सांख्यिकी वगैरह, स्टैटिक्स वगैरह और अर्थशास्त्र वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह। देखो इकोनॉमिक्स होती है ना, तो उसके अंदर भी क्या होता है, डाटाज वगैरह होते हैं, काफी प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के जो डाटाज वगैरह लिए जाते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है, और फिर बाद में उसका क्या किया जाता है कि उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, और फिर बाद में उनका रिजल्ट्स वगैरह निकाला, इंटरप्रिटेशंस वगैरह किया जाता है। तो इसी के अंदर भी क्या होता है, जो अर्थशास्त्र वगैरह होता है ना, तो इसके अंदर भी काफी स्कोप वगैरह इसका होता है। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होता है कि इन दोनों का गहरा संबंध वगैरह है, और सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एकत्रित समंको का मतलब यहां पे किससे रिलेटेड है, डाटा वगैरह से। समंक किसको कहा जाता है, डाटाज वगैरह को कहा जाता है। डाटाज के विश्लेषण तथा निर्वचन के द्वारा नवीन आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है, यानी कि नवीन जो साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह है जो दी जा रही है, यानी कि सिद्धांत वगैरह दिए जा रहे हैं, तो उनका क्या किया जा सकता है, प्रतिपादन वगैरह किया जा सकता है। इसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर भी काफी, यानी कि काफी जो साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह हैं वो दी गई हैं। तो इसके अंदर भी क्या किया जा सकता है, जो अर्थशास्त्र वगैरह है, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो उसके क्षेत्र के अंदर जो डाटाज वगैरह है, तो उनका क्या करना, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना, एंड निर्वचन वगैरह यानी कि उसका क्या करना कि इंटरप्रिटेशंस वाला पार्ट वगैरह के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो नवीन आर्थिक जो सिद्धांत वगैरह है, जो न्यूली डेवलप्ड जो भी इकोनॉमिक जो थ्योरीज वगैरह है, उनका प्रतिपादन वगैरह किया जा सकता है। यानी कि जो इकोनॉमिकली थ्योरी हो या फिर बाद में आर्थिक जो भी सिद्धांत वगैरह जो भी है ना, तो उन सभी का प्रतिपादन इसके अंदर किया जा सकता है। और इसके अंदर हम बात करें कि आर्थिक नियमों का निर्वचन, यानी कि इसके अंदर आर्थिक नियम वगैरह है उनका निर्वचन करना, या फिर उनका प्रदर्शन करना, या फिर बाद में इसके अंदर बात करें कि चित्रों व लेखा चित्रों द्वारा किया जा सकता है। इसके अंदर क्या किया जा सकता है कि जो आर्थिक नियम वगैरह है उनका निर्वचन करना और प्रदर्शन वगैरह, यानी कि उनका क्या करना, निर्वचन और प्रदर्शन करना भी किसके द्वारा, किसके अंदर, चित्रों वगैरह। चित्रों का मतलब ये हो गया यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह, डायग्राम और या फिर लेखा चित्रों के द्वारा। डायग्राम के अंदर हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि आप लोगों को कल हमने डिस्कस किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो वगैरह था पहले स्टार्टिंग वाला, उसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोस्टैटिक्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसके अंदर जैसे डायग्राम की बात हो रही है, चित्र वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, तो डायग्राम वगैरह इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ये पाई चार्ट वगैरह वाला डायग्राम वगैरह है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो परसेंटेज वगैरह होता है ना, तो उसका रेशियो वगैरह लिया जाता है। यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं कि 80% वगैरह है रेशियो वगैरह, इतने कैंडिडेट्स वगैरह है, और उसके बाद में यहाँ पे 60% वाले कैंडिडेट्स वगैरह, 50% कैंडिडेट्स वगैरह, इस प्रकार से ये प्रतिशत के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डाटाज वगैरह इसके अंदर ले सकते हैं। या फिर बाद में चित्रों के अंदर जैसे ग्राफ्स वगैरह के अंदर भी ले सकते हैं, ग्राफ्स वगैरह होती है, तो ग्राफ के अंदर जैसे परसेंटेज वगैरह का डाटा वगैरह ले सकते हैं। इस तरीके से इसके अंदर परसेंटेज का जो भी डाटा वगैरह होगा वो ले सकते हैं। काफी प्रकार के डायग्राम्स वगैरह इसका प्रयोग वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर। फिर लेखा चित्र वगैरह है, तो इसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, डाटा वगैरह है तो उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट का मतलब प्रदर्शन वगैरह किया जा सकता है। फिर उसका निर्वचन करना, निर्वचन का मतलब एनालिसिस वगैरह किया जा सकता है। तो ये बात होगी यहां तक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं व्यवहारिकी अर्थशास्त्र। जो व्यवहारिकी वगैरह होता है, व्यवहारिकी किसको कहा जाता है, अप्लाइड वगैरह को कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि व्यवहारिकी अर्थशास्त्र यानी कि अप्लाइड इकोनॉमी, अप्लाइड के अंदर जैसे हम बात करें, अप्लाइड बायोस्टैटिक्स के अंदर हम लोगों ने जैसे पहले वाली वीडियो के अंदर देखा था, इसको क्या है कि दो टाइप्स के अंदर बांट रखा था। दो टाइप्स के अंदर हम लोग बात करें इसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव जो आप लोग अप्लाइड स्टैटिक्स वगैरह होती है, या फिर बाद में जो साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिक्स होती है,
तो इनके अंदर जैसे साइंटिफिक लॉज वगैरह होते हैं, या फिर बाद में इसकी जैसे हम बात करें कि जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट वगैरह है, सॉरी अप्लाइड जो इकोनॉमिक्स वगैरह है, उसके क्षेत्र में भी अनेक आर्थिक समस्याओं, जैसे अनेक आर्थिक जो समस्या वगैरह है, तो वो कौन कौन सी है इसके अंदर, मुद्रास्फीति वगैरह, यानी कि इसके अंदर जो मुद्रास्फीति वगैरह है, या फिर बाद में बेरोजगार वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट है, या जनसंख्या विस्फोट वगैरह, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन आदि का अध्ययन तथा समाधान संबंधित समंकों का संकलन। समंक किसको कहा जाता है, डाटास वगैरह किया जाता है। डाटा का क्या करना, संकलन। संकलन का मतलब यहाँ पे किससे रिलेटेड है, कलेक्शन वगैरह से, डाटा वगैरह है ना उसका क्या करना, कलेक्शन करना तथा विश्लेषण, इसका एनालिसिस वगैरह करना करके किया जा सकता है। इसके अंदर क्या किया जा सकता है, डाटास वगैरह को कलेक्ट करके और उनका क्या करना कि विश्लेषण का मतलब यहाँ पे एनालिसिस वगैरह, एनालिसिस करके और फिर बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका रिजल्ट्स वगैरह निकाल सकते हैं। इतने कैंडिडेट्स वगैरह के अंदर इसमें जो प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट वगैरह हो रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है या बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह हो रहा है, इस टाइमिंग पीरियड के अंदर जैसे हम बात करें, जैसे अभी कोविड की काफी स्प्रेड वगैरह हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और हमारे राजस्थान प्रदेश हो या फिर हमारा भारत वगैरह हो, तो उसके अंदर काफी केसेज वगैरह हो रही हैं, और काफी संख्या के अंदर क्या हो रहे हैं कि डेथ रेट वगैरह भी बढ़ रही है, यानी कि मृत्यु भी काफी संख्या के अंदर हो रहे हैं कैंडिडेट्स वगैरह। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का देखें या पर्टिकुलर स्टेट वगैरह क्या देखें, तो काफी संख्या के अंदर, सर्वाधिक मात्रा के अंदर इसके अंदर इकोनॉमिक वगैरह है, तो उसके अंदर भी क्या हो रहा है, काफी प्रभाव वगैरह पड़ रहा है, और बेरोजगारी भी क्या हो रही है, काफी संख्या के अंदर बढ़ रही है। इसके अंदर जो भी इसके अंदर क्या किया गया था कि जैसे बेरोजगारी को कम करने के लिए जैसे काफी प्रकार की वैकेंसीज वगैरह निकाली गई थी, लेकिन वो क्या हो रहा है कि इस टाइमिंग पीरियड के अंदर वैकेंसीज वगैरह नहीं हो पा रही है, क्योंकि काफी संख्या के अंदर जो पेशेंट वगैरह हैं, या फिर बाद में काफी संख्या के अंदर ये क्या हो रहा है, सर्वाधिक मात्रा के अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, काफी तेज गति से, धीरे नहीं काफी तेज गति से ये जो संख्या है वो काफी स्प्रेड वगैरह हो रही है कोरोना केसेस वगैरह की। तो इस वजह से क्या है कि इस संख्या वगैरह को और इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इनको क्या कर दिया गया है, जो भी वैकेंसीज वगैरह थी उसको पोस्टपोन वगैरह कर दिया गया है। तो ये क्या है कि बेरोजगारी वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है, तो वो काफी संख्या में बढ़ रही है। एंड इसके अंदर जैसे जनसंख्या विस्फोट वगैरह, पॉपुलेशन वगैरह वैसे तो बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। एंड इसके अंदर जो मुद्रास्फीति वगैरह है, तो इसका भी क्या है, काफी अच्छा रोल वगैरह है, जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र जिसको अप्लाइड इकोनॉमिक कहते हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है कि इन सभी का कह रहे हैं कि इसके अंदर जो इकोनॉमिक्स वगैरह है, तो उसके अंदर कार्य के अंदर इसमें इस क्षेत्र के अंदर इसका क्या है कि योगदान वगैरह है। तो इस तरीके से ये चीजें इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, विश्लेषण वगैरह किया जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसी के अंदर आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने में तथा उचित आर्थिक नीति निर्धारक में भी सांख्यिकी महत्वपूर्ण योगदान करती है। क्या करती है आप लोगों के इसके अंदर, आर्थिक जो विकास वगैरह है, जो आर्थिक विकास वगैरह, आर्थिक स्थिति से जैसे हमारा देश वगैरह जूझ रहा है, तो इस स्थिति के अंदर क्या किया जाता है, इकोनॉमिक वगैरह है, तो काफी स्टैटिक्स वाला पार्ट वगैरह, इकोनॉमिक की जो स्टैटिक्स है, तो उस वो क्या है कि अच्छा इसके अंदर रोल प्ले करती है। आर्थिक विकास की जो योजनाएं होती है ना, वो बनाने में, आर्थिक विकास की योजना बनाने में तथा उचित आर्थिक नीति निर्धारक में भी ये क्या होती है, सांख्यिकी महत्वपूर्ण योगदान वगैरह प्रदर्शित करती है, निभाती है। इसके बाद में सेकंड हम बात करते हैं कि स्टैटिक्स एंड अदर सोशल साइंस वगैरह, सांख्यिकी और अन्य सामाजिक विज्ञान वगैरह, इसके अंदर किस प्रकार से इसका स्कोप वगैरह है, तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि जो आप लोग के सांख्यिकी और अन्य जो सामाजिक विज्ञान वगैरह है, स्टैटिक्स एंड अदर सोशल साइंस वगैरह, तो इसके अंदर किस प्रकार से रोल प्ले करती है, स्कोप क्या क्या है, वो चीजें देखते हैं। सांख्यिकी का राजनीति शास्त्र, इसके अंदर जो राजनीति शास्त्र वगैरह है जिसको कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस वगैरह, या फिर हम बात करें मनोविज्ञान जिसको साइकोलॉजी कहा जाता है, या समाज शास्त्र वगैरह जिसको सोशियोलॉजी कहा जाता है, आदि अन्य सामाजिक जो विज्ञान के से भी बहुत संबंध वगैरह है, इसका क्या है, बहुत अच्छा संबंध वगैरह है। जो स्टैटिक्स वगैरह है जिसका किस किस से रिलेटेड वगैरह, पॉलिटिकल साइंस वाला साइंस हो, या फिर बाद में सोशियोलॉजी हो, या सोशल साइंस वगैरह हो, इन या फिर अदर जो सामाजिक जो विज्ञान वगैरह है, उन क्षेत्रों के अंदर इसका क्या है कि बहुत अच्छा संबंध वगैरह इससे रिलेटेड है। इसके बाद में हम बात करें नियमों व सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा पुष्टिकरण में तथा निरक्षरता, इसके अंदर निरक्षरता वगैरह, लिटरेसी, एंड इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोजगारी वगैरह है, एंड इसके अंदर जो सामाजिक संबंध वगैरह है, सोशल जो रिलेशनशिप वगैरह है, और सामाजिक विघटन, सोशल डिस्टेंग्रेशंस, एंड इसके अंदर
आदि के विवेचन और समाधान, समाधान का मतलब सॉल्यूशंस में सांख्यिकीय विधियां आवश्यक रूप से प्रयोग की जाती हैं। तो इसके अंदर हमने बात की जो नियम और सिद्धांत वगैरह उनके प्रतिपादन या पुष्टिकरण के अंदर, जैसे सिद्धांत वगैरह जो न्यूली डेवलप्ड जो भी साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह दी जाती हैं, या फिर बाद में इसके अंदर हम बात करें जो भी साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने थ्योरीज पहले प्रोड्यूस करती थी, तो वो भी क्या है कि इस डाटाज वगैरह का क्या है कि डाटा हो या फिर बाद में स्टैटिक्स वाला पार्ट वगैरह हो, तो स्टैटिक्स का काफी अच्छा योगदान वगैरह रहा है। जैसे हमने बात की कि मेंडल वगैरह है, तो मेंडल ने भी क्या किया था, स्टैटिक्स का यूज किया था। जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस या जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस वगैरह दिया था ना, प्रोड्यूस किया था जो भी थ्योरीज वगैरह, तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि जैसे उन्होंने जो भी एलिल्स वगैरह लिए थे या फिर बाद में जैसे भी लॉन्ग प्लांट हो या स्मॉल प्लांट वगैरह हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो उसका जो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वगैरह निकला था ना, तो वो क्या होता है कि इसके अंदर जो स्टैटिक्स वगैरह थी उसी की वजह से क्या है कि वो डाटा वगैरह रेशियो वगैरह निकल के आया था। और इसके बाद में जो डाइहाइब्रिड क्रॉस वगैरह है, तो उसके द्विसंकर क्रॉस वगैरह, तो उसके अंदर भी क्या था कि जो इसके अंदर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वगैरह जो निकल के आया था, तो ये स्टैटिक्स की वजह से ही इसके अंदर यूज किया गया था, तो इसी की वजह से ही वो निकल के आए थे वो रेशियो वगैरह डाटा वगैरह। तो इसके अंदर भी क्या किया जाता है कि जो साइंटिफिक थ्योरी वगैरह हो इनके प्रतिपादन या पुष्टिकरण के भी अंदर भी इसका यूज किया जाता है, किसका, स्टैटिक्स वगैरह का। और इसके बाद में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है, इसके अंदर भी यूज किया जाता है। सोशल जो रिलेशनशिप वगैरह है, तो उसके अंदर भी यूज किया जाता है। या फिर बाद में सोशल डिस्टिंक्शन यानी कि सामाजिक विघटन वाला पार्ट वगैरह हो, तो इसके अंदर भी यूज किया जा सकता है। और इसके विवेचन या फिर बाद में सॉल्यूशंस वगैरह के अंदर इसका सांख्यिकी वगैरह का यूज किया जाता है। तो ये बात होगी। देखो हमने क्या कर लिया, दो के बारे में डिस्कस कर लिया, स्कोप वगैरह के अंदर दो के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर की नेक्स्ट स्कोप वगैरह क्या है, किसके अंदर है इसका। नेक्स्ट हम जो थर्ड नंबर का है तो वो देखते हैं इसके अंदर स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स वगैरह, गणित। इसके अंदर क्या होता है कि जो सांख्यिकी एवं गणित वगैरह जो मैथमेटिक्स वगैरह होती है उसके अंदर किस प्रकार से यूज वगैरह होता है इसका, जो स्टैटिक्स वगैरह है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर जैसे बात करें सांख्यिकी एवं गणित मुख्य अंकों पर आधारित होते हैं। ये क्या होते हैं कि मुख्य अंक, मुख्यतः ये किस पे आधारित वगैरह होते हैं, अंकों पर, यानी कि जो डाटाज वगैरह होते हैं गणित वगैरह के अंदर, तो ये यूज वगैरह आते हैं। और दोनों में गहरा संबंध वगैरह है, इन दोनों के अंदर क्या है कि कोरिलेशन वगैरह है, अच्छा संबंध वगैरह है इसके अंदर सांख्यिकी एवं मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर। सांख्यिकीय विधियां जैसे इसके अंदर जो कौन कौन से मेथड्स के द्वारा यूज में लिया जा सकता है सांख्यिकीय विधियां वगैरह, माध्य यानी कि मीन, और इसके अंदर इंडेक्स सूचकांक जिसको कहा जाता है, और सहसंबंध जिसको क्या कहते हैं, कोरिलेशंस वगैरह कहते हैं, इत्यादि गणित के सिद्धांतों पर आधारित है तथा इन सभी में गणित के विभिन्न सूत्रों का प्रयोग कर किया जाता है। इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के जो भी मेथड्स वगैरह होती हैं या फिर बाद में इसके अंदर जो भी फॉर्मूलाज वगैरह जिसको सूत्र वगैरह कहा जाता है, तो उनका यूज करके, और इस मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा यूज वगैरह किसका, स्टैटिक्स वगैरह का। जैसे मीन वगैरह की बात होती है, माध्य जिसको कहा जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है जैसे डाटाज वगैरह होते हैं काफी, ऐसे मान लो कि क्लास वगैरह है, तो क्लास के अंदर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स वगैरह कितने हैं, तो उनका स्टूडेंट्स का रेशियो वगैरह है, तो वो निकाल सकते हैं पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कि बीएससी फर्स्ट ईयर वगैरह या बीएससी सेकंड ईयर वगैरह है, तो उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स वगैरह है, तो उनका रेशियो वगैरह निकाल सकते हैं हम लोग पर्टिकुलर कैंडिडेट्स वगैरह का। और ऐसा माना कि उनके अंदर जैसे कि परसेंटेज वगैरह है उसका रेशियो भी निकाला जा सकता है मीन वगैरह के द्वारा। एंड इसके अंदर जो इंडेक्स और सूचकांक वगैरह है, तो इंडेक्स के द्वारा भी आप लोग मैथमेटिक्स का यूज किया जा सकता है इसमें स्टैटिक्स के अंदर। एंड आप लोग जैसे कोरिलेशंस वगैरह होता है, सहसंबंध वगैरह होता है, तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस वगैरह होता है, तो वहां पे भी किसका यूज वगैरह होता है, इस स्टैटिक्स वगैरह का यूज किया जाता है। तो ये बात हो गई यहाँ पे स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर किस प्रकार से इसका विभिन्न प्रकार से सूत्रों के द्वारा प्रयोग किया जाता है और विभिन्न मेथड्स के अंदर। और इसके बाद में हम नेक्स्ट जो फोर्थ मेथड वगैरह है इसके अंदर जो स्कोप वगैरह है, यानी कि जो स्कोप ऑफ बायोस्टैटिक्स वगैरह है, तो इसके अंदर अनुप्रयोग जो क्षेत्र, सॉरी अनुप्रयोग नहीं, एप्लीकेशंस होती है अनुप्रयोग वगैरह, तो जिसके कार्य क्षेत्र वगैरह है स्कोप वगैरह, तो उसके अंदर जो फोर्थ वाला है स्कोप वगैरह, तो वो देखते हैं स्टैटिक्स एंड नेचुरल साइंस वगैरह। नेचुरल साइंस यानी कि जिसको कहा जाता है प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है, सांख्यिकी एवं प्राकृतिक विज्ञान। जो प्राकृतिक विज्ञान वगैरह है उसके अंदर स्टैटिक्स वगैरह होती है, सांख्यिकी वगैरह, तो उसका क्या यूज वगैरह होता है, क्या स्कोप वगैरह है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो प्राकृतिक विज्ञानों के विभिन्न सिद्धांतों व नियमों के अध्ययन तथा उनके पुष्टिकरण में भी सांख्यिकीय विधियां बहुत उपयोगी होती हैं। जैसे प्राकृतिक जो विज्ञान वगैरह, नेचुरल साइंस वगैरह कहते हैं, जैसे क्या होता है कि जो साइंस वगैरह है ना हमारी, तो उसका उत्पत्ति वगैरह कहां से हुई है, जो नेचुरल साइंस वगैरह है हमारी, जितनी भी प्रकार की जो
साइंस की जो रिलेटेड जो भी थ्योरीज वगैरह हो, या फिर बाद में हम बात करें जो भी डिफरेंट टाइप्स, जैसे हम बात करें कि जैसे फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट वगैरह हो, यानी जो भी ब्रांचेज के अंदर, शाखाओं के अंदर वर्गीकृत किया गया है, तो सबसे पहले क्या थी कि नेचुरल साइंस वगैरह थी, जिसको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में फर्दर डिवाइडेशन वगैरह कर दिया गया, बायोलॉजी वगैरह, बायोलॉजी को दो पार्ट्स के अंदर बांट दिया गया, जूलॉजी एंड बॉटनी वगैरह कहा गया। फिर उसके बाद में जैसे जैसे जो मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह आती गई और जैसे रुचि वगैरह बढ़ती गई क्षेत्र के अंदर, जैसे मानना कि साइंस के अंदर किसी क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलर काफी डिफरेंट टाइप के क्षेत्र वगैरह, तो उनके अंदर काफी स्कोप वगैरह है इसका, तो उनके अंदर क्या हो गया, जैसे जैसे जो न्यू जनरेशंस वगैरह है उनकी अभिरुचि के अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया, वर्गीकृत कर दिया गया, और उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट जो इसकी जो स्कोप वगैरह है, तो वो भी चीजें इसके अंदर देखी जा सकती है, जो भी इसकी डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड्स वगैरह है उनके द्वारा। तो कुछ जो क्षेत्र वगैरह है उनको भी डिवाइडेशंस कर दिया गया है, कि जैसे साइंस के अंदर भी काफी जो क्षेत्र वगैरह है उनके अंदर वर्गीकृत कर दिया गया। एंड जैसे हम बात करें जैसे किसी को जो धारा वगैरह है, या फिर बाद में जैसे धारा की किस प्रकार से बात करें, जैसे जलधारा वगैरह होती है ना, जैसे ज्योग्राफी वगैरह होती है, तो उसके अंदर समुद्र वगैरह या जलधारा वगैरह, चट्टानों वगैरह, इन सभी सेल्स वगैरह, इन सभी का क्या है कि अध्ययन वगैरह करने के लिए उसको ज्योग्राफी के अंदर बांट दिया गया। या फिर बाद में किसी को वो स्टोन वगैरह, पत्थर वगैरह होते हैं, या पुरातत्व विज्ञान के अंदर विभाग में जाना होता है, तो उसको क्या कर दिया गया है कि उसको क्या कर दिया गया, यानी कि जियोलॉजी के अंदर उसको वर्गीकृत कर दिया गया। एंड इसके बाद में जैसे जो भी साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह प्रोड्यूस की गई और उसके अकॉर्डिंग इसके स्कोप वगैरह को देखा गया। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर जैसे जो प्राकृतिक विज्ञान वगैरह है, तो उसके सिद्धांत या नियमों का प्रतिपादन वगैरह करने के लिए जो स्टैटिक्स वगैरह है, तो उसका यूज वगैरह किया गया, एंड इसके पुष्टिकरण में भी। और इसके बाद में हम बात करें जैसे प्राकृतिक विज्ञान के अंदर, इसके अंदर जो भौतिक वगैरह है, जिसको फिजिक्स वगैरह कहा जाता है, तथा रसायन शास्त्र के प्रयोगों के परिणाम तथा विश्लेषण, जिसको कहा जाता है एनालिसिस करने तथा निष्कर्ष, यानी कि इसके निष्कर्ष वगैरह निकालने के लिए जो सांख्यिकी वगैरह उसका प्रयोग किया जाता है, जो फिजिक्स हो या फिर बाद में केमिस्ट्री वाला पार्ट वगैरह हो, रसायन शास्त्र जिसको कहा जाता है, तो उनके अंदर जो प्रयोग वगैरह है, उनके परिणाम वगैरह है, एनालिसिस वगैरह करना है, तो उन सभी के अंदर भी क्या होता है, जो स्टैटिक्स वगैरह होती है उसका सांख्यिकी का बहुत ही उपयोग वगैरह होता है, और इसके द्वारा फिर बाद में ये साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह वो प्रोड्यूस वगैरह करवाई जाती है। इसके बाद में हम बात करें प्राणी शास्त्र, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है, जूलॉजी के नाम से जाना जाता है, तथा वनस्पति शास्त्र जिसको किसके नाम से जाना जाता है, बॉटनी के नाम से जाना जाता है, जूलॉजी यानी कि प्राणी शास्त्र वगैरह, प्राणी शास्त्र वगैरह होते हैं। उसके जो फादर ऑफ द जूलॉजी कौन है, यानी कि अरस्तु को कहा जाता है, और फादर ऑफ द बायोलॉजी भी किसको कहा जाता है, आप लोग के अरस्तु वगैरह, कोई एरिस्टोटल जिनका नाम वगैरह है उनको कहा जाता है। इसके बाद में जैसे वनस्पति शास्त्र, बॉटनी की हम बात करें, तो बॉटनी के इन्हीं के जो अरस्तु वगैरह, एरिस्टोटल वगैरह, उन्हीं के शिष्य वगैरह एक थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट वगैरह, तो उनके द्वारा जो वनस्पति शास्त्र वगैरह है उसको फादर वगैरह उसको कहा जाता है। इसके बाद में जो जेनेटिक्स वगैरह है, तो जेनेटिक्स का जो फादर ऑफ द जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, मेंडल वगैरह को कहा जाता है। तो जेनेटिक्स के अंदर भी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या डाइहाइब्रिड क्रॉस वगैरह हो, तो उसके अंदर मेंडल वगैरह ने क्या किया था कि जैसे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वगैरह निकाला था ना, तो उसके अंदर किसका यूज किया था, इसके अंदर स्टैटिक्स वगैरह का यूज वगैरह किया था। इसके बाद में हम बात करें कि इसके जो वंशागति वगैरह है, इनहेरिटेंस वगैरह है, तो उसके नियमों तथा सिद्धांतों का विश्लेषण और सहसंबंध, यानी कि उनके अंदर क्या कोरिलेशंस वगैरह है, काई परीक्षण वगैरह, यानी कि काई वर्ग जो परीक्षण वगैरह होता है, जिसको काई स्क्वायर टेस्ट के नाम से जाना जाता है, या टी परीक्षण वगैरह, टी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, आदि सांख्यिकीय विधियों के आधार पर किया जाता है। इनके ये जो सांख्यिकीय आधार वगैरह है विधियों का, तो उन्हीं के आधार पर इन डाटा वगैरह कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं, और उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता है थ्योरीज वगैरह को, और निकाला जा सकता है। जो भी कैलकुलेशंस वगैरह जो भी करेंगे, इसके अंदर एनालिसिस वगैरह करेंगे, निष्कर्ष वगैरह जो भी निकालेंगे, तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, सांख्यिकी के द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अंतरिक्ष विज्ञान, यानी कि जो अंतरिक्ष विज्ञान वगैरह है उसके अंदर, या फिर बाद में जैसे तापमान वगैरह, टेम्परेचर वगैरह हो, या वायुदाब वगैरह, एयर प्रेशर वगैरह हो, तो आदि के मापन के आधार पर मौसम का जो पूर्व अनुमान वगैरह लगाया जाता है, तथा खगोल शास्त्र वगैरह होता है, तो उसमें विभिन्न नक्षत्रों यानी प्लैनेट्स की स्थिति और गति का पता सांख्यिकीय विधियों
को प्रयोग कर लगाया जाता है। तो इसके अंदर जो अंतरिक्ष विज्ञान वगैरह होता है तो उसके अंदर, या फिर बाद में जिसकी इसके अंदर कहा जाता है मेट्रोलॉजी के नाम से उसको जाना जाता है, या फिर बाद में जैसे टेम्परेचर वगैरह हो, तापमान वगैरह, ये कितना टेम्परेचर वगैरह हाई होगा या कितना लो वगैरह होगा, जैसे पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है ना कि ऐसे मालूम इस टाइमिंग पीरियड के अंदर जैसे ये महीना वगैरह चल रहा है तो इस महीने के अंदर क्या हो रहा है कि काफी गर्मी वगैरह हो रही है और नेक्स्ट मंथ के अंदर तो काफी ज्यादा गर्मी वगैरह होगी, तो इसका पूर्व अनुमान वगैरह लगा लिया जाता है इस टाइमिंग पीरियड के अंदर कि इतनी जो टेम्परेचर लगा है तो वो इतना बढ़ रहा है। या फिर बाद में हम बात करें कि रेनी सीजन वगैरह होता है तो उस टाइमिंग पीरियड के अंदर पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है तो कि 3-4 दिन बाद में इतनी तेज हवाएं चलेंगी या आंधियां चलेंगी या फिर बाद में तेज बारिश वगैरह होगी, तो उसका क्या कर लिया जाता है पूर्व अनुमान वगैरह लगा लिया जाता है इन सभी जो स्टैटिकली जो डाटाज वगैरह होते हैं उन सभी के अकॉर्डिंग वगैरह। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर हो या वायुदाब वगैरह, एयर प्रेशर वगैरह हो, कितनी तेज अंदर जो अंधाधुंध जो आंधियां वगैरह चलेंगी उन सभी का भी पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है। या फिर बाद में आदि का जो मापन वगैरह है या फिर बाद में जो मौसम विभाग वगैरह होते हैं ना तो उनके द्वारा क्या कर लिया जाता है पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है। और फिर बाद में न्यूज वगैरह के अंदर आती है कि इतने टाइमिंग पीरियड के अंदर रेनी जो बारिश वगैरह अच्छी होगी या फिर बाद में कम बारिश वगैरह होगी, इन सभी के बारे में क्या कर दिया जाता है पूर्व अनुमान के द्वारा बता दिया जाता है। या फिर खगोल शास्त्र वगैरह हो इसके अंदर एस्ट्रोनोलॉजी वगैरह के अंदर तो इसके एस्ट्रोनॉमी के अंदर क्या है कि खगोल शास्त्र वगैरह जिसको कहा जाता है तो उसके अंदर भी इसका पूर्व अनुमान वगैरह लगाया जा सकता है। या इसकी जो पूर्व खगोल शास्त्र में विभिन्न नक्षत्र वगैरह, इसके जो प्लैनेट्स वगैरह जिसको कहा जाता है तो उन स्थिति के अंदर भी उसकी गति वगैरह है, उसका जो पता वगैरह है कितनी नक्षत्रों की जो गति वगैरह है किस तरीके से मूव वगैरह कर रही है, या फिर बाद में किस टाइमिंग पीरियड के अंदर, जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे सूर्य वगैरह होता है तो उसके अंदर ग्रहण वगैरह लगेगा या चंद्र ग्रहण वगैरह होगा, तो इन नक्षत्रों वगैरह का किस तरीके से जो फॉर्मेशंस वगैरह वो चेंज वगैरह हो रहा है किस तरीके से, तो उन सभी का पूर्व अनुमान वगैरह लगाया जा सकता है किसके द्वारा, स्टैटिकली जो मेथड्स वगैरह होती है उन सभी के द्वारा। तो हम लोगों ने आज देख लिया इसके अंदर जो स्कोप ऑफ द बायोस्टैटिक्स के अंदर बात कर ली, इसकी जो कार्य क्षेत्र वगैरह है तो स्कोप वाला पार्ट वगैरह तो उसके बारे में देख लिया, तो अच्छे से आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्लियरली। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसके जो एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, अनुप्रयोग वगैरह किन किन क्षेत्रों के अंदर इसके एप्लीकेशंस वगैरह है तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर देखेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।